गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कल आपका कॉपी सबमिशन जो था उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो कि यहाँ आए हैं लेकिन आने के बाद में भी वो यहाँ पर कॉपी हमारे सब्जेक्ट की यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों की नहीं लेकर आए, बहुत से बच्चे हिंदी की नहीं लेकर आए, बहुत से बच्चे इंग्लिश की नहीं लेकर आए और बहुत से बच्चे स्कूल तक आए, उनकी भी रिपोर्ट मेरे पास में आ गई है और वो यहाँ से उल्टे पांव घर लौट गए कि हमारा वर्क कंप्लीट नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कि किसी और की कॉपी लेकर आए अपने भाई बहन की और उनको चेक करवा करके, हमारे पास तो नहीं आए वो, लेकिन वो चेक करवा करके कहीं घर चले गए। तो आप ये ना सोचें कि ये यूं ही था कोई कॉपी सबमिशन आपका, क्योंकि इन सबके मार्क्स ऐड किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट ने ये बात साफ बोल दी है कि अब एक नंबर भी किसी को मुफ्त नहीं दिया जाएगा। यदि नहीं है तो बशर्ते आपके यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन जो बच्चे घर में आराम से बैठे हुए हैं, जिनको कोई भी चिंता नहीं है, जिन्होंने वर्क कंप्लीट नहीं किया, घर बैठे बैठे जिनसे वर्क कंप्लीट नहीं किया गया, तो वो और क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, और उनकी कुछ पल्ले पड़ भी नहीं रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या घर वालों को धोखा दे रहे हैं वो लोग बैठे बैठे आराम से। तो इस वजह से आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कल ही साफ बोल दिया गया कि एक बच्चे का अब सबमिशन नहीं होगा। जो हो गया वो आज ही हो गया, एग्जाम के तरीके से ही होगा आपका। तो इस वजह से आपने अपना बहुत बड़ा लॉस किया है। जो बच्चे कल नहीं आए या जो बच्चे अपना होमवर्क चेक करा करके नहीं गए, जितने भी मार्क्स आते ये फ्री फंड के मार्क्स हैं आपके, मुफ्त के यूं ही मिल रहे हैं आपको। क्या कि वर्क कंप्लीट करने पर, लेकिन हम अभी से घर में बैठे बैठे भी हम यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पर, आराम से चैट करते हैं मोबाइल पर, लेकिन पढ़ाई का कोई नाम नहीं है। और घर वाले बेचारे ये सोच रहे हैं कि डाटा डलवा रहे हैं हर बार महीने कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो आप उनको धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारी परेशानियों से खुद जूझना पड़ेगा। जितनी समय माँ बाप कर रहे हैं उतना समय कर रहे हैं, उसके बाद आपको आपका खुद संभालना पड़ेगा, वो भी छोड़ देंगे आपको आपके हाल पर। चलिए, जो भी था बहुत अच्छा किया। जो नहीं आए वो लॉस आपका हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो यहाँ बैठे ही थे। वो आते तो उनकी भी चेक होती और कुछ लेकर ही जाते हैं यहाँ से, लेकिन नहीं आए तो अपना लॉस आपने अपने आप ही किया है। तो देखिए, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को जो आपका क्षितिज की जो बुक है उसमें आपको काव्य खंड के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि आपके किस में आने वाले हैं? टर्म फर्स्ट में, यानी तुलसीदास और सूरदास दोनों कंप्लीट आपके हो गए हैं। गद्य खंड के अंदर मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। नेताजी का चश्मा है, आपके बाल गोविंद भगत है और लखनवी अंदाज है आपका यशपाल जी का। ये तीनों चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो गए हैं और आएंगे 2, एक चैप्टर अपना एक्स्ट्रा हो गया है। इसके अलावा जो कृतिका है, कृतिका के अंदर एक भी चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन मैंने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। वो है आपका माता का आंचल और दूसरा है आपका कौन सा चैप्टर है आपका? जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इसके अलावा ग्रामर, ये आपका इतना कोर्स हो गया, यानी जो बुक्स वाला जो कोर्स है गद्य का और पद का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और कृतिका में एक्स्ट्रा हो चुका आपका, और इसमें अब ग्रामर बचती है अपनी। ग्रामर का मैंने एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया आपका, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, आपके वाक्य के अंग और आपके उपवाक्य, ये वाक्य सेक्शन पूरा हो चुका। अब हम जो आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है वाच्य। तो आप लोग पहले समझिए, फिर उसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगी। समझिए, कोई बताएगा मुझे, आप लोगों ने ये चीज 8th क्लास के अंदर भी पढ़ी है ना सभी ने? जवाब दीजिए, यस नो। यस मैम। पढ़ी है ना? तो पता भी होगी No, सभी ma'am. को। आलोक बोले नो मैम। क्यों 8th में नहीं पढ़े थे क्या आलोक? नो मैम, नहीं पढ़े हमने बात से। अच्छा नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, ठीक है।
बताऊंगी तुम्हें सारा कुछ ही। तो आपने जिसने पढ़े बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़े वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि समझना तो हमें सारा है ही सही यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले ये समझिए कि वाच्य आखिर होता क्या है। मशीन चल रही है, थोड़ी आवाज आ रही है, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेरी आवाज साफ आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ना मैम। ये रखूंगी तब डिस्टरबेंस आएगा जब आप लीड निकालूंगी। तो देखिए, वाच्य का अर्थ जो होता है, ये वाच्य सबसे पहले होता क्या है। जैसा कि अभी कौन बोला था, खुशहाल बोला था कि कौन बोला था कि पढ़े हैं हमने, कौन बोला था? बोलिए जल्दी से। मैम। प्रखर, प्रखर, यस प्रखर। प्रखर वाच्य क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैम बोलने का विषय जिस पर हम बोल सकते हैं। हाँ, ये तो मुझे विषय तो आपकी बुक में लिख रहा है, जो आपने देख करके बोल दिया कि बोलने का विषय होता है, लेकिन होता क्या है, वाच्य क्या बवाल है, हम स्टार्टिंग वहां से करेंगे। बोलने का विषय समझ में आ गया, बुक में लिखा हुआ है, तो बोलने का विषय आपने बोल दिया, लेकिन मेन चीज जो है कि वाच्य आखिर है क्या, किसका अंग है वाच्य? ये किसी को पता है? कोई जवाब देगा, थोड़ा पता चल जाए, किसी बच्चे को याद हो तो। नहीं पता तो समझिए, देखिए हम लोगों ने वाक्य पढ़े, इस वाक्य के 3 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। हमने रचना की दृष्टि से पढ़ा, हमने अर्थ की दृष्टि से पढ़ा, और अब जो होता है तीसरा वाला अंग, वो होता है वाच्य की दृष्टि से। ये आपको नहीं पता होगी, मैं स्टार्टिंग से इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये आपका जो फर्स्ट टर्म जो होगा, इसमें किसी भी तरह के आपके जो आपके ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके, वो किसी प्रकार से आ सकते हैं और कहीं से इस सेक्शन को शुरू किया जा सकता है। तो आखिर वाच्य किस खेत की मूली है, वो तो पता चले हमें कि वाच्य है क्या आखिर। तो वाक्य का अंग ही वाच्य होता है। वाक्य के अंदर जैसे हमने अर्थ की दृष्टि से पढ़े, रचना की दृष्टि से पढ़े, और तीसरा किस दृष्टि से होते हैं? वाच्य की दृष्टि से। तीनों ही अंग हैं इसके, जो तीनों ही प्रकार हैं एक वाक्य के। जो इस प्रकार से हमने अर्थ की दृष्टि से 8 भेद पढ़े, रचना की दृष्टि से हमने पढ़े कि सरल, संयुक्त और मिश्रित होते हैं, और अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो वाच्य की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमने समझा है, इनको 3 भागों में, पहले सबसे पहले जो वाच्य आते हैं इनको 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में विभक्त किया गया? 2। बोलिए। 2 भागों में। ठीक है, 2। आप लोगों ने 3 भाग तो सुने होंगे, 3 भाग तो आपने 8th क्लास में सुन लिए होंगे, या अभी बुक खोलकर बैठे होंगे तो 3 नजर आ रहे होंगे उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा हटके बता रही हूँ कि वाच्य के जो प्रकार जो होते हैं, भेद जो होते हैं वाच्य के, वो 2 होते हैं। एक तो होता है कर्तृ वाच्य और दूसरा होता है आपका अकर्त्य वाच्य। एक तो होता है कर्तृ वाच्य और दूसरा क्या होता है? अकर्त्य वाच्य। तो जो कर्तृ वाच्य जो होता है वो तो चलता है कर्म के अकॉर्डिंग, और जो अकर्तृ वाच्य जो होता है वो वाच्य आपके, उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसका एक भाग बना कर्म वाच्य और दूसरा भाग बना आपका भाव वाच्य। इसी प्रकार हर बुक के अंदर, जो बुक्स आपके पास है शायद उसमें भी होगा, मेरे पास तो वो बुक है नहीं तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या है उसके अंदर, तो उसमें 3 भाग ही दे रखे होंगे। एक तो कर्तृवाच्य दे रखा होगा, एक दूसरा कर्मवाच्य दे रखा होगा, और तीसरा भाववाच्य दे रखा होगा। दे रखा है क्या ऐसा ही? जिनके पास बुक है वो बोलो। मैम कर्म नहीं मैम 2 ही है। कर्तवाच्य, अकर्तवाच्य और फिर उसके भेद है क्रमकारवाच्य और भाववाच्य। दे रखा है बुक के अंदर ऐसा? यस मैम। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रखा जिनकी बुक के अंदर, वो बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास में ओल्ड भी हो सकती है। ये भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बुक नहीं लेकर आए, जिन्होंने वर्क भी कंप्लीट नहीं किया, एक्सरसाइज भी नहीं करी, तो वो बच्चों के नंबर 2-2 नंबर कटे हैं, वो अपना लॉस अपने आप किया है उन लोगों ने। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहले आप अपनी जो रफ नोटबुक है, जो आपका रफ रजिस्टर है, क्योंकि फेयर में आप मिस्टेक करेंगे, अशुद्धियां करेंगे, इस वजह से पहले रफ में नोट करिए, फिर आप अपने अच्छे से, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने गुड दिया है यहाँ पर,
उन बच्चों को मैंने गुड दिया है, वो इतना अच्छा काम करके लेके आए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क है उनका, और दिख रहा है कि बच्चों ने मेहनत करी है और उन्होंने पूरी लगन से इस जो भी टाइम अपना निकला है, मई जून का जो भी समय निकला है, उस समय में उन्होंने अपना समय गवाया नहीं है। उन्हें पूरा होमवर्क की चिंता थी और स्टार्टिंग से किया है, इसी वजह से उनका हैंडराइटिंग भी अच्छा आया है और पूरे वर्क में देखने के बाद में मन खुश हुआ, इस वजह से मैंने गुड दिया उनको। बाकी बहुत सारे बच्चे जो ऐसा लग रहा है कि कॉपी से जंग लड़के आए हैं, कॉपी में लट्ठमारी करी है उन्होंने, वो रात ही रात में जो काम किया है ना, तो उनकी वही कंडीशन नजर आ गई कि क्या है कॉपी के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बोर्ड पर, आप लोग भी डालिए। सबसे पहले मैंने डाल रखा है ऊपर वाच्य, और उसके बाद जो मैंने सेकंड वाच्य डालने के बाद में नीचे डालना आप लोग अपनी फेयर कॉपी में ब्लैक पेन से, दोनों ही ब्लैक पेन से आपको पॉइंट डालने हैं। पहले डालना है वाच्य और फिर नीचे डालना है वाच्य परिवर्तन। हमें पहले इसको समझना है, तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए साधारण साधारणतया एक वाक्य को साधारणतया एक वाक्य को, ये काव्य जैन के दर्शन ही नहीं हुए, अभी क्लास तो रन कर रहे हैं लेकिन कल इनका कोई शक्ल ही नजर नहीं आई। साधारणतया एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, साधारणतया जो मैंने बताया वही आप लिखोगे, साधारणतया एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। साधारणतया एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, दूसरे, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूं मैं, आराम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना। जो भी बच्चे रफ में कर रहे हैं उनकी ठीक है, जो फेयर में कर रहे हैं वो ध्यान से लिखना। साधारणतया एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। किसी भी प्रकार के वाक्य को, किसी भी प्रकार के वाक्य को विभिन्न प्रकार के वाक्यों में बदला जाता है, वही वाच्य परिवर्तन है, पैराग्राफ चेंज करिए, वही वाच्य परिवर्तन है। पैराग्राफ चेंज करिए सभी बच्चे और लिखिए वाच्य परिवर्तन के तीन प्रकार, वाच्य परिवर्तन के तीन प्रकार। वाच्य परिवर्तन के तीन प्रकार। अब ये हेडिंग डाल दिया, इसके नीचे लिखो वाच्य परिवर्तन के ये तीन प्रकार मुख्य रूप से इस प्रकार हैं।
सभी बच्चे लिख लीजिए। पहली क्या है, पहला प्रकार कौन सा है बताइए? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। दूसरा अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। और तीसरा वाच्य की दृष्टि से। वाच्य की दृष्टि से। अब समझिए, देखो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अर्थ की दृष्टि तो गई, पीछे गई, वो आता आए तो आए नहीं, तो 9th क्लास का सेक्शन था। अब रचना की दृष्टि से हमने पढ़ा, जिसके अंदर हम लिख नहीं रहे, हम यूं ही समझ ले रहे हैं। रचना की दृष्टि से जो वाक्य का जो प्रकार होता है वो होता है कि हम सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य को मिश्रित और सरल में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और मिश्रित वाक्य को सरल और संयुक्त में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार हुआ इसका कि हम इस प्रकार से अनेकों प्रकार के वाक्यों में अनेकों प्रकार के वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब आपका जो मेन जो पॉइंट आता है आपका, वो तीसरा कौन सा है आपका? वाच्य की दृष्टि से। अब वो हेडिंग सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे डाल दीजिए, वाच्य की दृष्टि से, क्योंकि वो हम समझ चुके। लिखो, जैसे कर्तृवाच्य में, जैसे कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन। मैं एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन, और भाववाच्य में परिवर्तन, भाववाच्य में परिवर्तन अथवा उसकी निर्धारित स्थिति में बदलना, अथवा उसकी निर्धारित स्थिति में बदलना करके पूर्ण विराम लगा दो, करके पूर्ण विराम लगा दीजिए और पैराग्राफ चेंज करो। लिखिए, अथवा के बाद क्या था? अथवा उसकी निर्धारित स्थिति में बदलना, अथवा उसकी निर्धारित स्थिति में बदलना। पूर्ण विराम लगा दो और पैराग्राफ चेंज करो और लिखिए, मैंने लिखा है सम्यक। इस सम्यक, आप लोग गलत करोगे, इसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस सम्यक को समझने के लिए, यानी इस मिश्रण को, इस सम्मिश्रण को समझने के लिए, इस सम्यक को समझने के लिए वाच्य, इस सम्यक को समझने के लिए वाच्य और उसके भेदों को जानना, वाच्य और उसके भेदों को जानना बहुत जरूरी है। वाच्य और उसके भेदों को जानना बहुत जरूरी है। अब लिखिए, इतना लिख लिया सभी ने? यस मैम। है ना? अब इतना लिखने के बाद में ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए वाच्य की परिभाषा। सारे बच्चे हेडिंग डालिए वाच्य की परिभाषा और लिखिए, वाच्य
माइक ऑफ रखिए बेटा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है निर्देशित चिन्ह। आप लिख मत लेना इसको, चिन्ह लगाओ ऐसा सीधी लाइन। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ये माइक किसने कर रखा है ऑन? माइक ऑफ करिए। तुषार, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय। देखिए आगे, इतना लिखने के बाद में पूर्ण विराम लगा देना और फिर लिखो वाच्य के, वाच्य के, वाच्य के किसी भी कथन में, वाच्य के किसी भी कथन में वाच्य के किसी भी कथन में कभी कभी क्रिया, कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है, कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है, कोमा लगाओ, कभी कर्म के अनुरूप होती है, कभी कर्म के अनुरूप होती है, और कभी कर्ता और कर्म के अनुरूप ना होकर, और कभी कर्ता और कर्म के अनुरूप ना होकर भाव के अनुरूप होती है, और कभी कर्ता और कर्म के अनुरूप ना होकर भाव के अनुरूप होती है। अर्थात 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 क्रिया को, अर्थात क्रिया को चलाने वाला, अर्थात क्रिया को चलाने वाला मूल रूप, अर्थात क्रिया को चलाने वाला मूल रूप कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी भाव होता है। कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी भाव होता है। समझ में आ रहे हैं ना सबके? यस कि Yes, ma'am. वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बोलने का विषय होता है। वाच्य में जो क्रिया होती है वो कभी तो कर्ता के अनुरूप होती है, कभी कर्म के अनुरूप होती है, और कभी इन दोनों के अनुरूप ना होकर के केवल भाव के अनुरूप होती है। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कभी किसके अनुरूप, कर्ता, और कभी कर्म और कभी भाव के अनुरूप ही होता है। अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए, पैराग्राफ चेंज करिए और नीचे लिखो उसके वाच्य में, सॉरी, वाच्य के किसी भी, वाच्य के किसी भी, पैराग्राफ चेंज करो बेटा, पैराग्राफ चेंज करके और फिर लिखो वाच्य के किसी भी कथन में, वाच्य के किसी भी कथन में केवल केवल इन तीन की ही प्रधानता होती है। वाच्य के किसी भी कथन में केवल इन तीन की ही प्रधानता होती है। तीन की ही प्रधानता होती है। कर्ता, कोमा लगाओ कर्म,
कॉमा लगाओ भाव। अब देखिए सभी बच्चे इन तीनों वाक्यों को देखेंगे और सबसे पहले जो मैंने वाक्य लिखा है वो है पलक बैडमिंटन खेलती है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है पलक के द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। तीसरा वाक्य मैंने लिखा है पलक से खेला जाता है। मैंने तीनों वाक्यों को अलग अलग लिखा है। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर आप ध्यान देंगे कि खेलती है, खेलती है, कौन खेलती है? पलक खेलती है। तो ये पलक यानी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुरूप आई है। सबसे पहले में पलक खेलती है, ऊपर स्टार्टिंग देखिए, पूरा खेलने का जो वर्णन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? पलक के ऊपर पड़ रहा है। पलक बैडमिंटन खेलती है, यानी क्रिया इसके अकॉर्डिंग आ रही है। ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये एक वचन है, क्रिया भी अपनी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्रिया कर्ता के अनुरूप आ रही है, इस वजह से यहाँ पर कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे नीचे ऐसे, क्रिया कर्ता के अनुरूप। ठीक है, ये नीचे मैंने ध्यान रखना ये शब्द का, क्योंकि ग्रामर में ऐसी चीजों की मिस्टेक बहुत होती है। मैंने लिखा है अनुरूप, यानी गौर करिए सारे बच्चे, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है अपनी, जहाँ ग्रामर के अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर मैं र बना करके, सारे बच्चे ध्यान दो, और मैं सिर्फ यो ऊ बना रही हूँ तो मेरा गलत है। मैंने लिखा है अनुरूप, जबकि रूप बड़ा ऊ बनाने के लिए मुझे इसके अंदर छोटा सा एक ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, तब ये बड़ा ऊ बनता है। जैसे हम रूपा लिख रहे हैं ना, समझ लो, तो पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर हम ये बनाएंगे ये ऊ की मात्रा, तो ये बड़े ऊ की मात्रा हुई, तब बनेगा ये रूपा। समझ में आ गया? वरना यदि हमने ये नहीं लगाया ना तो बनेगा रूपा। तो क्या बनेगा? देखते हुए जाइए आप लोग। तो ये यहाँ पे समझा आपने कि इस तरह से क्रिया कर्ता के अनुरूप हुई। अब दूसरा देखिए, पलक के द्वारा, पलक के द्वारा, इसमें आ गया के द्वारा। ठीक है, और बैडमिंटन खेला जाता है। बैडमिंटन इसका कर्म हुआ, बैडमिंटन क्या हुआ? इसका कर्म हुआ। तो और बैडमिंटन खेला जाता है, तो क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है। यहाँ पे देखो, खेलती, पलक खेलती, नीचे पलक खेला, ये कोई तालमेल नहीं बैठा, कर्ता का और क्रिया का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, कर्म से तालमेल बैठ रहा है, क्योंकि बैडमिंटन अपने आप में बहुवचन है। तो कर्ता पलक के द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। तो यहाँ जो क्रिया आ रही है, यहाँ के द्वारा तो इसमें लगा है, इसे जोड़ने के लिए इसे जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ मेन चीज जो है तो वो कर्म है, और क्रिया के अकॉर्डिंग ही कर्म आ रहा है। बैडमिंटन खेला जाता है, तो यहाँ अपन लिखेंगे क्रिया कर्म के
अनिरुद्ध। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में देखो मैंने ये हटा दिया सब कुछ और मैंने लिखा पलक से खेला जाता है। पलक से आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, भाववाच्य में अपन भाववाचक जब अपन पढ़ते हैं तो भाव आना चाहिए उस चीज का, क्योंकि जिसमें फीलिंग आती है अपनी, अपन सोचते हैं जिस चीज को, है ना, जैसे खट्टा है, मीठा है, अपन इन सब चीजों का फील करते हैं ना, जीभ पर को पता चलता है ये चीज कैसी है। तो वही चीज है कि पलक से खेला जाता है। अब इसमें खेलना से खेला जाता है, ये जो क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग है? भाव के अकॉर्डिंग है। ये से खेलना उसका भाव है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिया भाव के अनुरूप। सारे बच्चे इस तरह से उतारें सेंटेंस को। बताइए समझ में आया आप लोगों के? यस मैम। बोर्ड पे से आपको दिख रहा है, मैं हटूं क्या? यस मैम। यस मैम। हटूं? हाँ, लिख लिया मैम। इस बच्चों इतना हो गया? यस मैम। यस मैम। है ना, अच्छे से कॉपी में, जैसे अपन जो नीचे जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें अच्छे से ब्लैक पेन से करिएगा फेयर कॉपी के अंदर, जिससे आपको समझ में आए। जहां जहां मैंने जो जो आपको चीजें बताई हैं उसे हाईलाइट ब्लैक पेन से करना अपनी फेयर कॉपी के अंदर। कॉपी अपनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिससे आप जब भी सबमिशन हो कॉपी सेकंड वाला आपका, तब आप आओ तो कॉपी मुझे दिखे कि हाँ आप लोगों ने नोट्स बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, क्योंकि ये नोट्स अपने आगे तक काम में आएंगे और क्या कहते हैं आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी, समझने में भी सुविधा होगी। इससे क्वेश्चन है जो नोट्स होते हैं उनसे सॉल्व हो जाते हैं आपके। अगर आप ध्यान से लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, आपको देखने में भी सुविधा होगी और समझ कर लिखोगे तो बेटर है। किसी की दूसरी की कॉपी से चीटिंग करना, उसे देख करके उतार लेना, समझ में थोड़ा आता है उससे। कोई जो टीचर समझा रहा है उससे कोई दूसरा स्टूडेंट समझा ही नहीं सकता उस तरीके से। तो इतना आपका हो गया। अब कल हम यहाँ तक, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम इसका आगे का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, और ये आपका धीरे धीरे जितने भी टाइम लगता है अपना वाच्य का, जितने आज लिखवाया है उतना कंप्लीट लर्न भी करिएगा, क्योंकि साथ के साथ ये समुद्र ना बने, छोटा छोटा जितना इतना होता जा रहा है वो अपन लर्न भी करते जाएं साथ के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कोर्स तो बहुत सारा हो गया, लर्न करने के लिए भी बहुत सारा होगा। तो इस वजह से आज की क्लास आपकी इतनी है, और हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट कल आपका